विद्यार्थियों, वीडियो के इस भाग में हम देखेंगे कक्षा 9 विज्ञान जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर। इसके पूर्व के वीडियो में अध्याय के अंदर के सभी प्रश्नों के उत्तर पब्लिश किए जा चुके हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर। आपकी विज्ञान पुस्तक में जो अध्याय 5 है जीवन की मौलिक इकाई, उसके अभ्यास में जो भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आप देखेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपकी विज्ञान पुस्तक से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस चैनल पर प्राप्त होंगे। कक्षा 10 में अध्ययनरत जो विद्यार्थी हैं वह भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कक्षा 10 की विज्ञान से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी उन्हें प्राप्त यहाँ पर होंगे। तो हम देखेंगे अध्याय में अभ्यास में जो प्रश्न दिए गए हैं उन सभी के उत्तर। तो सर्वप्रथम हम देख लेते हैं पहले प्रश्न का उत्तर। पहला प्रश्न क्या है और उसका उत्तर क्या है। अध्याय का पहला प्रश्न है पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में तुलना करो। अर्थात पादप कोशिका तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर यहाँ पर हमें बताना है। तो हम देखेंगे उत्तर में पादप तथा जंतु कोशिकाओं के मध्य निम्न प्रकार से तुलना की जा सकती है। यह पादप तथा जंतु कोशिकाओं में निम्नलिखित अंतर होते हैं। जैसे पादप कोशिका और जंतु कोशिका, यहाँ हम एक सारणी बना लेते हैं। तो पादप कोशिका में देखेंगे पहला है कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका में हरित लवक उपस्थित होता है, जंतु कोशिका में हरित लवक उपस्थित नहीं होता है। हरित लवक द्वारा ही पादप अपना भोजन बनाते हैं। पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में कई छोटी रिक्तिकाएँ उपस्थित होती हैं। जब हमने पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर देखा, सरल रूप में अंतर देखा, इसे आप बहुत ही जल्दी तैयार कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उन्हें आपको तैयार करना होगा, क्योंकि अंतर से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती हैं। तो यहाँ प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हमें अंतर बताना है, इनमें किस प्रकार से आपस में भिन्नता होती है। तो उत्तर देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से निम्न प्रकार से भिन्न होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर हम आगे देखते हैं। जैसे एक तरफ लिख लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी तरफ यूकैरियोटिक कोशिका, फिर इनमें हम अंतर देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में पहला बिंदु है ऐसी कोशिका में केंद्रक बिना झिल्ली का होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक एक झिल्ली से घिरी हुई होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका अर्थात इसमें सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में सुस्पष्ट केंद्रक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। चौथा बिंदु है जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण जीवाणु और नील हरित शैवाल हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण पादप एवं जंतु कोशिका हैं। तो यहाँ पर आपने देखा सरल रूप में, सरल भाषा में प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में इन अंतरों से या इन उदाहरणों से आप प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में भिन्नता बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। अध्याय का अगला प्रश्न है यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा। प्लाज्मा झिल्ली फट जाती है, टूट जाती है तो क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की बाहरी आवरण होती है, उसे सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों की गति का नियंत्रण प्लाज्मा झिल्ली करती है, जो एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए तो कोशिका का जीवित रहना संभव नहीं है। अर्थात प्लाज्मा झिल्ली फट जाए तो कोशिका भी नष्ट हो सकती है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की बाहरी आवरण होती है जो उसे सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों की गति का नियंत्रण भी प्लाज्मा झिल्ली करती है। अर्थात यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाती है तो कोशिका का नष्ट होना संभव है, जीवित रहना संभव नहीं है। अगला प्रश्न है यदि गाल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा। इसका उत्तर होगा अंतःद्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थ गाल्जी उपकरण द्वारा पैक कर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। गाल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। गाल्जी उपकरण की पुटिकाओं में पदार्थों का संचयन तथा रूपांतरण होता है। तो गाल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा, यहाँ हम देख रहे हैं गाल्जी उपकरण के क्या क्या कार्य हैं। अंतःद्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थ गाल्जी उपकरण द्वारा पैक कर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। यदि गाल्जी का उपकरण नहीं होगा तो यह कार्य नहीं हो सकेगा। गाल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है, यह कार्य भी नहीं हो सकेगा। गाल्जी उपकरण की पुटिका में पदार्थों का संचयन तथा रूपांतरण होता है। यदि गाल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका के जीवन में यह कार्य नहीं हो सकेंगे।
अतः गालजीव कण नहीं होने से कोशिका का जीवित रहना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे कार्य हैं जो कोशिका में गालजीव कण द्वारा किए जाते हैं। यदि गालजीव कण नहीं होगा तो कोशिका नष्ट हो जाएगी, उसका जीवित रहना संभव नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों? इसका उत्तर यहाँ पर देखेंगे। माइटोकांड्रिया कोशिका का बिजली घर है। श्वसन से मुक्त होने वाली ऊर्जा माइटोकांड्रिया में एटीपी अणु के रूप में संचित होती है। श्वसन से जो ऊर्जा मुक्त होती है वह माइटोकांड्रिया में एटीपी अणु के रूप में संचित होती है। कोशिका को माइटोकांड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा उपलब्ध करती है, इसलिए माइटोकांड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। तो माइटोकांड्रिया कोशिका का बिजली घर है क्यों है? श्वसन से मुक्त होने वाली ऊर्जा माइटोकांड्रिया में एटीपी अणु के रूप में संचित होती है। कोशिका को माइटोकांड्रिया एटीपी के रूप में उपलब्ध कराती है, इसलिए माइटोकांड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? जो कोशिका को लिपिड और प्रोटीन बनाते हैं, इनका संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो इसका उत्तर है, लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण अंतर्द्रव्य जालिका में होता है। खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका के सतह पर राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, जबकि चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका लिपिड का संश्लेषण करती है। तो यह हमने देखा, कोशिका झिल्ली को बनाने वाली लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में लिपिड का संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? इसका उत्तर होगा, जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म खाद्य कणों को पकड़ने के लिए अमीबा अपने कूटपादों से उसे चारों ओर से घेर कर निकल जाता है। अमीबा में कूटपादों का निर्माण होता है, तो जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म खाद्य कणों को पकड़ने के लिए अमीबा अपने कूटपादों से उसे चारों ओर से घेर कर निकल जाता है। अमीबा में खाद्य धानी अंतर्ग्रहण की यह विधि एंडोसाइटोसिस अमीबा में खाद्य अंतर्ग्रहण की यह विधि एंडोसाइटोसिस कहलाती है। अमीबा के अंदर खाद्य कण खाद्यदानी का रूप ले लेती है, जहाँ पाचन के पश्चात पोषक पदार्थ का अवशोषण हो जाता है। इसके बाद अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अमीबा में जो खाद्य पदार्थों का यह अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, खाद्य पदार्थ कैसे प्राप्त करता है? तो वह कूटपादों द्वारा खाद्य पदार्थों को प्राप्त करता है और अंतर्ग्रहण की यह विधि एंडोसाइटोसिस कहलाती है। और यहाँ पर हमने देखा था कि अमीबा के अंदर खाद्य कण खाद्यधानी का रूप ले लेते हैं, जहाँ पाचन के पश्चात पोषक पदार्थ का अवशोषण हो जाता है और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वह कोशिका से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अध्याय का अगला प्रश्न, परासरण क्या है? तो इसका उत्तर है, परासरण दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों के बीच होने वाली एक विशेष प्रकार की विसरण क्रिया है जो एक अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा होती है। इसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। कोशिकाओं में जल का प्रवेश और निकास परासरण विधि द्वारा होता है। तो यह है परासरण की क्रिया। परासरण दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों के बीच होने वाली एक विशेष प्रकार की विसरण क्रिया है जो एक अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा होती है। अब इसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं और कोशिकाओं में जल का प्रवेश और निकास परासरण विधि द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परासरण प्रयोग करें। परासरण से संबंधित यह प्रयोग करना है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परासरण प्रयोग करें। छिले हुए आधे आधे आलू के 4 टुकड़े लो, इन चारों को खोखला करो जिससे कि आलू के कप बन जाएं। इनमें से एक कप को उबले आलू में बनाना है। आलू के प्रत्येक कप को जल वाले बर्तन में रखो। अब आगे क्या करना है उसे देखेंगे। ए है, कप ए को खाली रखो। बी, कप बी में 1 चम्मच चीनी डालो। और सी, कप सी में 1 चम्मच नमक डालो तथा उबले हुए आलू से बनाए गए कप डी में 1 चम्मच चीनी डालो। अब आगे देखेंगे, आलू के इन चारों कपों को 2 घंटे तक रखने के पश्चात उनका अवलोकन करो तथा निम्न प्रश्नों का उत्तर दो। पहला है, बी तथा सी के खाली भाग में जल क्यों एकत्र हो गया, इसका वर्णन करो। दूसरा है, ए, आलू इस प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तीसरा है, ए तथा डी आलू के खाली भाग में जल एकत्र क्यों नहीं हुआ, इसका वर्णन करो। तो हम देखेंगे, पहला, बी तथा सी के खाली भाग में जल क्यों एकत्रित हो गया, इसका वर्णन यहाँ पर करते हैं। तो इसका उत्तर होगा, कच्चे आलू से बने कप वर्णनात्मक पारगम झिल्ली की तरह कार्य करते हैं। कप बी और सी में चीनी या नमक की उपस्थिति के कारण यह सांद्र विलयन बनाता है जिससे जल परासरण द्वारा कप में एकत्र हो जाता है। प्रयोग से संबंधित दूसरा प्रश्न है, ए, आलू इस प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर होगा, आलू के कप ए को खाली रखा गया है जिसमें जल एकत्र नहीं होता है। आलू के अंदर और बाहर जल की सांद्रता समान रहने से जल में कोई शुद्ध गति नहीं हुई। इससे यह साबित होता है कि परासरण के लिए सांद्रता में भिन्नता का होना आवश्यक है। तीसरा है, ए तथा डी आलू के खाली भाग में जल एकत्र क्यों नहीं हुआ,
इसका वर्णन करो। तो इसका उत्तर होगा कप ए तथा डी में जल जमा नहीं हुआ। कप ए को खाली रखने के कारण बाहरी जल सांद्रता कप के अंदर के जल की सांद्रता के बराबर थी, जिस कारण से जल का परासरण नहीं हुआ। कप डी उबले आलू का था, जिसमें 1 चम्मच चीनी थी। उबले आलू का वर्णात्मक पारगम्यता का गुण समाप्त हो गया, जिसके कारण इसमें भी जल एकत्र नहीं हुआ। प्रश्न क्रमांक 10 है, कायिक वृद्धि एवं मरम्मत हेतु किस प्रकार के कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है तथा इसका औचित्य बताएं। तो इसका उत्तर होगा कायिक वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कोशिकाओं की सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। इसमें प्रत्येक नई कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं के समान होती है। नई कोशिकाएं जीवों में वृद्धि एवं मरम्मत के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो कायिक वृद्धि हेतु सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। इसमें प्रत्येक नई कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के ही समान होती है और नई कोशिकाएं जीवों में वृद्धि एवं मरम्मत के लिए उत्तरदायी होती हैं। अध्याय का अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11, युग्मकों की बनने के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, इस विभाजन का महत्व बताएं। इसका उत्तर होगा युग्मकों के बनने के लिए प्रजनन अंगों में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। इस प्रकार की कोशिका विभाजन में 4 नई कोशिकाओं का जन्म होता है। नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की तुलना में आधी होती है, ताकि युग्मकों के निषेचन से जब नए जीव पैदा हों तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहे। यह इसका महत्व है कोशिका विभाजन का। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो होता है, इसमें 4 नई कोशिकाओं का जन्म होता है और नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं की तुलना में आधी होती है, ताकि जब युग्मक निषेचन होगा और नए जीव जब पैदा होंगे तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहेगी। इस प्रकार से इस अध्याय के हमने सभी प्रश्नों के उत्तर देखे और अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर भी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही किसी नए अध्याय के प्रश्नों के उत्तर पब्लिश किए जाएंगे वह सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।